हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 301 से क्वेश्चन नंबर 310 तक। क्वेश्चन नंबर 301, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कॉलम डिजाइंड बाय WSM working stress method is 500 kilonewton. The collapse load of the column is WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कॉलम की कैरिंग कैपेसिटी डिजाइन की गई है, कितनी है? 500 किलो न्यूटन। तो कॉलेप्स लोड कितना होगा कॉलम का? कॉलेप्स लोड होता है 1.5 इंटू वर्किंग लोड। ठीक है, वर्किंग लोड या कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 500 किलो न्यूटन, उसको लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, कॉलेप्स लोड कितना हो जाएगा? 750 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 301 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 302, shear span is defined as the zone where शेयर स्पान एक जोन होता है जहां पर क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, शेयर फोर्स जीरो। ऑप्शन सी शेयर फोर्स इज कांस्टेंट और ऑप्शन डी है बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। तो इसके डेफिनेशन देखते हैं। शेयर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वियर शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। वह जोन जहां पर शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा उस जोन को कहा जाता है शेयर स्पान। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ रिएक्शन एंड द नियरेस्ट लोड पॉइंट। शेयर स्पान क्या हो जाएगा? एक सिम्पली सपोर्टेड बीम है, इससे हम समझते हैं एग्जांपल। 2 पॉइंट लोड है इस पे, एक सिम्पली सपोर्टेड बीम है P1 और P2। तो शेयर स्पान क्या होगा? जहां पर शेयर फोर्स कांस्टेंट हो, शेयर फोर्स इस स्पान पे कांस्टेंट होगा, इस स्पान में भी कांस्टेंट है और इस स्पान पे। तो यहाँ पर शेयर स्पान कितने हो जाएंगे? 3 होंगे। यदि आपको इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाते आता होगा तो आप बता दो कि इसमें 3 शेयर स्पान होंगे जहां पर कि शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा। तो सपोर्ट रिएक्शन से जो नियरेस्ट पॉइंट लोड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा, वो स्पान जो कहलाएगा, वो जोन होगा, वो क्या कहलाएगा? शेयर स्पान, जहां पर कि शेयर फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 302 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 303, which one of the following statements is correct? Option A, shear cracks start due to the high diagonal tension in case of beams with their waves and high pre-stressing force. Option B, shear design for a pre-stressed concrete beam is based on the elastic theory. Option C, in the zone where bending moment is dominant and shear is insignificant, cracks occur at 20 degree to 30 degree. और ऑप्शन डी है, आफ्टर डायगोनल क्रैकिंग द मैकेनिक्स ऑफ shear transfer in a pre-stressed concrete member is very much different from that in reinforced concrete members. ये ऑप्शन आपको गुप्ता गुप्ता में गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी है करेक्ट आंसर। ड्यू टू हाई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, यदि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हाई है तो उसके कारण क्या होता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ डायगोनल टेंशन क्रेक्स इज एलिमिनेटेड। यदि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हाई होगा तो उससे पॉसिबिलिटी बनती है कि डायगोनल क्रेक्स जो होंगे, डायगोनल टेंशन क्रेक, वो एलिमिनेट हो सके। क्वेश्चन नंबर 303, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? शियर क्रेक्स स्टार्ट ड्यू टू हाई डायगोनल टेंशन इन केस ऑफ बीम्स विथ देयर वेव्स एंड हाई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। हाई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स से क्या होता है? यदि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हाई है तो उसके कारण डायगोनल टेंशन क्रेक्स एलिमिनेट होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया है ऑप्शन ए में कि डायगोनल टेंशन क्रेक्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, shear design for a pre-stressed concrete beam is based on the elastic theory। ये किस पे बेस्ड होती है? इलास्टिक थ्योरी पे। क्वेश्चन नंबर 303 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 304, for ultimate load design of pre-stressed concrete girders used for bridges, combination of load factors used is, here DL and LL are dead and live loads respectively। DL का मतलब dead load और LL live load।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेट लोड डिजाइन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 304, लोड फैक्टर क्या होंगे, 1.5 डेड लोड के लिए लिया जाता है और 2.5 लाइव लोड के लिए। ठीक है, क्योंकि ब्रिजेस होगी तो वहां पर लाइव लोड ज़्यादा होगा, इसीलिए वहां पर फैक्टर भी अधिक होता है लाइव लोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 304 ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायरेक्ट आईएस कोड से है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 304 ऑप्शन ए 1.5 DL प्लस 2.5 LL। यहाँ पर कुछ और हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। टेबल नंबर 18 IS 456/2000, वैल्यूज ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ फॉर लोड्स। लोड कॉम्बिनेशन आपको गिवन है, डेड लोड लाइव लोड, डेड लोड प्लस WL विंड लोड, ठीक है, डेड लोड लाइव लोड और विंड लोड। यहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। लोड फैक्टर भी यहाँ पर है 1.5 पहले केस में, फिर 1, इस तरीके से आप देख सकते हो। दो मेथड भी यहाँ पर दी गई है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। फ्रेंड्स ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। लोड फैक्टर्स LSM में दोनों के लिए है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 305, for a pre-tensioned rectangular plank, the uplift at center on release of wires from anchors due to pre-tensioning only will be P force and E is eccentricity. The moment PE will cause an uplift of PL square into E divided by 8 EI। क्वेश्चन नंबर 305, फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 305। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट, ऑप्शन ए एस्पेक्ट रेशियो, ऑप्शन बी मॉड्यूलर रेशियो, सी स्पान डेप्थ रेशियो एंड ऑप्शन डी इज वाटर सीमेंट रेशियो। डिफ्लेक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, IS कोड 456/2000, क्लॉज नंबर 23.2.1। The vertical deflection limits may be generally assumed to be satisfied provided that the span to depth ratio are not greater than the values obtained as below। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है स्पान और डेप्थ रेशियो को कंट्रोल करके। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन के लिए दिया गया है, कैंटिलीवर, सिम्पली सपोर्टेड और कंटिन्यूस के लिए। ये आपको याद रखना है, एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 306 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है स्पान डेप्थ रेशियो को कंट्रोल करके। क्वेश्चन नंबर 306 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 307, इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरली। स्पेसिंग क्यों कंट्रोल की जाती है, रेनफोर्समेंट की जो मेन रेनफोर्समेंट होता है, इसका रीजन देख लेते हैं। द कोड स्पेसिफाइज minimum and maximum limits for the spacing between parallel reinforcing bar in a layer। IS कोड स्पेसिफाई किया गया है IS कोड के द्वारा मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग। अब मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग क्यों रखी जाती है, द मिनिमम लिमिट्स आर नेसेसरी to ensure that the concrete can be placed easily in between and around the bars during the placement of fresh concrete। यदि आप एग्जाम्पल ले लो, कॉलम की कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम में पहले फॉर्म वर्क बनाया जाता है, ठीक है। फॉर्म वर्क में कंक्रीट को जब प्लेस करते हैं तो बार के बीच में जो मेन रेनफोर्समेंट है या मेन बार है उनके बीच में मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम कंक्रीट आसानी से उसमें डाल सके, कंक्रीट जो फ्रेश कंक्रीट होगी उसका प्लेसमेंट आसानी से हो सके, इसलिए उसमें मिनिमम स्पेसिंग दी जाती है। और मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, द मैक्सिमम लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर बार्स इन टेंशन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग क्रैक विड्थ एंड इम्प्रूविंग बॉन्ड। बॉन्ड को इम्प्रूव करने के लिए और क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई की गई है IS कोड में। क्वेश्चन नंबर 307, इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरली क्रैकिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 308,
For the section of the beam shown in figure, span of the beam is 6 meter, concrete M20 and steel FE415. If the section is checked for serviceability limit state of deflection, then it will be found that option A, the section is unsafe, option B, the section needs revision, and option C is the section is safe, और लास्ट ऑप्शन है इट कैन नॉट बी जज्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। यहाँ पर आपको सेक्शन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। ये सेक्शन आपको दिया गया है, टी सेक्शन है। द फाइनल डिफ्लेक्शन इज लिमिटेड टू स्पान डिवाइडेड बाय 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। इससे अधिक डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, लिमिट है डिफ्लेक्शन की। क्वेश्चन में आपको स्पान दिया गया है 6 मीटर, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6000 mm। स्पान बाय 350, 6000 बाय 350 तो कितना होगा 17.1 mm। डेड लोड हम निकालेंगे, डेड लोड कितना हो जाएगा, डेड लोड यदि निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इनटू वॉल्यूम ऑफ सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इसका जो है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले इसका एरिया हम निकाल लेते हैं और फिर इसका एरिया निकालेंगे। फर्स्ट इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको फ्लेंज कहा जाता है, और ये वेब होगी। फ्लेंज का एरिया कितना हो जाएगा 150 इंटू 1250, 1250 इंटू 150 होगा। यदि मीटर में निकालेंगे तो 1.250 इंटू 0.150, तो यहाँ पर फ्लेंज का एरिया कितना हो जाएगा 0.15 इंटू 1.25, और यदि हम पर यूनिट लेंथ लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट लेंथ के लिए 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार वेब का एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वेब का एरिया देखोगे तो 200 mm में दिया गया है, मीटर में कितना हो जाएगा 0.2, और डेप्थ कितनी हो जाएगी 400 माइनस 150, ये कितना होगा 250, मतलब 0.25, 0.25 इंटू 0.2 इंटू 25, तो यहाँ से डेड लोड निकल जाएगा कितना होगा 5.94 किलो न्यूटन पर मीटर। द लाइव लोड इज ऑल्सो नीडेड टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन। यदि शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसके लिए लाइव लोड भी लगता है, लेकिन क्वेश्चन में लाइव लोड नहीं दिया गया है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी जज्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो इसको हम गिवन जो दिया हुआ डेटा है उससे हम जज नहीं कर सकते हैं कि ये सेक्शन अनसेफ है या सेफ होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308 ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट कैन नॉट बी जज्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। ये क्वेश्चन भी आपको आंसर जो है गुप्ता एंड गुप्ता में गलत दिया गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 309, unequal top and bottom reinforcement in a reinforced concrete section leads to option A creep deflection, B shrinkage deflection, option C long term deflection and option D is large deflection। तो इन चारों डिफ्लेक्शन को हम समझ लेते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। क्रीप डिफ्लेक्शन इज द डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन्ड लोड, जो डेड लोड होता है या जो लॉन्ग टर्म लोड होगा उसके कारण जो डिफॉर्मेशन आएगा वो कहलाएगा क्रीप डिफ्लेक्शन। कॉन्क्रीट श्रिंक व्हेन इट्स ड्राई एंड हार्डन, जब कॉन्क्रीट ड्राई होती है और हार्ड होती है तो वो श्रिंक होगी। द श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू रिडक्शन इन द मॉइस्चर कंटेंट एंड अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट। यदि टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट अनइक्वल है और मॉइस्चर कंटेंट के रिडक्शन के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन कहलाएगा। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म क्या होगा, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन अकर्स इमीडिएटली अपॉन एप्लीकेशन ऑफ अ लोड, जब लोड की एप्लीकेशन होती है और उस समय जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन। और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म श्रिंकेज एंड क्रीप, श्रिंकेज और क्रीप्स के लॉन्ग टर्म के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन 309, unequal top and bottom reinforcement in a reinforced concrete section leads to shrinkage deflection, उसके कारण क्या होगा shrinkage deflection, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 310, फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए
और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 310, अ प्री-टेंशन प्लैंक डेप्थ D1 is placed over simple supports and additional in situ concrete depth D2 is laid on top. What is the probable shape of stress block on hardening of in situ concrete? तो यहाँ पर D1 और D2 क्या है, ये D1 है, ये D1 होगा और ये D2 है। ठीक है, यहाँ भी D1 D2, ये D1 है और ये D2। Hollow core slab, also known as voided slab. Hollow core plank are simply a concrete plank is a precast slab of pre-stressed concrete. प्रीकास्ट स्लेब होती है जो कि हॉलो स्लेब होगी, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, प्लैंक भी कहा जाता है। प्री टेंशनड प्री स्ट्रेस्ड प्लैंक कैन रजिस्ट बोथ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस, वो दोनों को रजिस्ट करती है, कंप्रेसिव और टेंसाइल को। यहाँ पर आपको स्ट्रेस ब्लॉक दिखाई देगा जिसमें कि कंप्रेशन और टेंशन दोनों है, तो आपको सी ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें दोनों आपको मिल जाएंगे, कंप्रेशन और टेंशन। ठीक है, ये न्यूट्रल लाइन है, न्यूट्रल एक्सिस है, तो आपको कंप्रेशन टेंशन दोनों मिल जाएंगे इसमें, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 310 ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।